महाराजा बिके, लेकिन गरीब का स्वाभिमान नहीं बिका। अब सब बोल रहे हैं कि भैया वो बिकने वाले को मत देना, उसके चेहरे पे लिखा था क्या उसके माथे पे? अरे अच्छा, ऐसे चोट भग जाए, एक साफ सुथरी कांग्रेस तो बचेगी। सज्जन के ये बोल बताने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस को मिले झटके की टीस अभी तक नहीं जा रही है। अब एक बार फिर जब बात गांव और शहर सरकार चुनने की आई है, तो नेताओं का पुराना दर्द जुबान पर आ ही गया। और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि अभी भी कांग्रेस में आया राम गया राम की परंपरा मानो जारी है। तभी तो सज्जन को पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के लिए ऐसे तीखे शब्द बोलने पड़ गए। राजा महाराजा बिके, लेकिन गरीब का स्वाभिमान नहीं बिका। अब सब बोल रहे हैं कि भैया वो बिकने वाले को मत देना, उसके चेहरे पे लिखा था क्या उसके माथे पे? अरे अच्छा, ऐसे चोट भग जाए, एक साफ सुथरी कांग्रेस तो बचेगी। इधर सज्जन का बयान आया तो वहीं युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी सुर में सुर मिलाते नजर आए। जो कोई लोग बीजेपी को मदद करना चाहते हैं या फिर अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो मैं उन सबसे ये बोलना चाहूंगा, अगर आप कल जाते हैं तो आज चले जाएं, पर पीछे से किसी की तरफ से विश्वासघात मत करें। जो लोग यहाँ पर हैं वो आगे तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। कांग्रेस में बयानों का ये दौर नया नहीं है। पहले भी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के लिए कांग्रेसी इसी तरह के बयान दे चुके हैं। वहीं इन बयानों पर बीजेपी जहां तंज कसती नजर आई, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने नेताओं के बयानों का समर्थन किया। कांग्रेस नुमी जो कहते हैं ना, जो जहाज है वो डूबने की ओर जा रहा है, इसलिए लोग अपने सुरक्षित घरानों की तरफ जा रहे हैं। हम लोग दूध के जले हुए हैं, छाछ को फूंक फूंक कर पी रहे हैं, और जिन्हें बिकना था वो बिक गए। भविष्य में वो पौध ना पनपे, इसलिए हम टिकाऊ को ही टिकट देंगे। सियासत में बयानों की इस तरह की बौछारें नई नहीं हैं, ना ही नेताओं का एक पार्टी छोड़ दूसरे में जाना। और मध्य प्रदेश की सियासी धरती भला इस बात को कैसे भूल सकती है। उस पर भी कांग्रेसियों के ये बयान मानो उनकी कुंठाओं को दर्शा रहे हों। दूसरी ओर बीजेपी इसका दोष कांग्रेस के सिर मढ़ अपने आंगन में उनके नेताओं का स्वागत कर रही है। लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि 23 की लड़ाई से पहले कांग्रेस को पार्टी छोड़ रहे असंतुष्ट नेताओं पर चिंतन मंथन करने की जरूरत जरूर है, क्योंकि नाथ सरकार के गिरने का सबसे बड़ा कारण बड़े नेताओं की अनदेखी ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या कांग्रेस नेताओं का पार्टी से हो रहा मोह भंग? क्यों सज्जन को पड़ी नसीहत देने की जरूरत? क्या सज्जन के बयान से झलका कांग्रेस का पुराना दर्द? क्या नेताओं के लिए पार्टी से बड़ा बन रहा है पद की लालसा, और साथ ही साथ बार बार आया राम गया राम की जो स्थितियां बन रही हैं सियासी दलों के बीच, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस खुद ये कह रही है कि वो दूध की जली हुई है और छाछ भी फूंक कर पीना चाहती है। सवाल ये है कि क्या अभी भी अंदर खानों में ये खबरें चल रही हैं कि कांग्रेस को ऐसा कोई झटका लग सकता है जो उसे और बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि 2018 में सरकार बनाने के बाद भी बीच में सरकार का जाना और उस दर्द से कांग्रेस का अब तक न उबर पाना बार बार बयानों में सामने आ रहा है। लेकिन अब जब पंचायत और निकाय के चुनाव सामने हैं, उससे पहले आखिर इस तरह की नसीहत कार्यकर्ताओं को क्यों दी जा रही है? क्या कार्यकर्ताओं की निष्ठा पर अब भी शक है, या फिर ये नसीहत आगे काम कर जाएगी, इस बात का यकीन है? इस पर बात करते हैं विस्तार से। मेहमानों से जुड़ते हैं। हमारे साथ स्वदेश शर्मा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ सनवर पटेल जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। स्वदेश जी, ये नसीहत है या चेतावनी है या फिर वाकई डर है? नाज़नीन जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ 35 वर्ष के राजनीतिक अनुभव में मैंने देखा है, जब जब चुनाव आते हैं तो इधर से उधर से इधर लोग होते आए हैं, किसी भी दल की बात हो। ये विद्वान पत्रकार भी हम मौजूद हैं और आप भी बहुत विद्वान पत्रकार हैं, समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन
जिस तरह का 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है, जो जनादेश को खंड खंड किया है, जो अपनी मातृ संस्था की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, जिन्होंने अपने पिताजी, उनके पिताजी कांग्रेस से नाराज हुए थे लेकिन भाजपा में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा से राजनीति की थी। उन्होंने कांग्रेस दूसरी पार्टी बनाई तो उसका नाम भी कांग्रेस रखा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उस जनता का वोट बेचा है जिसने जनादेश कांग्रेस को दिया था, जिसने जनादेश कमलनाथ जी को दिया था। तो चलती हुई सरकार गिराई, 7.5 करोड़ जनता की पीठ में छुरा घोंपने के साथ साथ उन लाखों जांबाज कार्यकर्ताओं की पीठ में भी छुरा घोंपने का काम किया है, जिन्होंने प्राणपण से जुटकर भाजपा की कुरीतियों को उजागर करने के लिए आंदोलनरत रहे, जेल गए, केस लगे, दुनिया भर के परेशानियों के सामने गुजरे, वो उन लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। तो हम अब ये बात शुरू होती है कि दूध से जला हुआ मठा छाछ फूक फूक कर पीता है। तो हम बिल्कुल सही बात है, जो 24 कैरेट गोल्ड है, जो बिल्कुल छन छन के आ जाएगा, उस तरह के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, जिनकी विचारधाराओं से जो राजनीति करते हैं, जो सौदेबाजी नहीं करते, हम ऐसे लोगों को, माननीय कमलनाथ जी के निर्देश है, ऐसे लोगों को ही टिकट दिया जाए ताकि वो अपनी मातृ संस्था के प्रति ईमानदार रहे। और भारतीय जनता लेकिन ये आप अपने प्रति और पार्टी के प्रति निष्ठा रहेगी, जिसको भी आप टिकट देंगे वो बाद में नहीं जाएगा, इसका कोई आप टेस्ट करवा रहे हैं? कैसे आपको यकीन रहेगा कि जिसको आपने टिकट दिया वो बाद में नहीं जा सकता? देखिए क्या है, जो जिला इकाइयां हैं, हमारी जिला इकाइयां, ब्लॉक इकाइयां, वो सब एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं, दोस्ताना है, उनकी विचारधारा पता है, उनके कनेक्शन पता है। तो ये सब सारी बातें वही नीचे के लोग सब समझ लेते हैं, कौन व्यक्ति कैसा है, कौन। इसके लिए कोई मशीनरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना लाइट डिटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ये तो स्थानीय लोग चुनाव में टिकट तय करेंगे और स्थानीय लोगों को ये पता होता है कौन सा व्यक्ति क्या है। अब हम बात ये करते हैं कि जैसे माननीय कमलनाथ जी ने चुनाव की जो तैयारी की 6 महीने पहले से तैयारियां होने लगी चुनाव की, जो कांग्रेस कर रही है, जमीन पर काम कर रही है, ऐसे में हमने ये देखा है कि इनकी पार्टी के पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई जी ने एक दिन बयान दिया कि कमलनाथ जी और कांग्रेस की सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी में प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है। और हमने ये देखा है कि अभी नगरीय निकाय चुनाव आए हैं, अभी से भारतीय जनता पार्टी में इतनी खलबलाहट है, इतनी बौखलाहट है कि इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी समीक्षा करने आए, निर्देशित करने आए, तैयारियां करने आए। अब आप समझ लीजिए 2018 में जब वो आए थे अमित शाह जी, उन्होंने कहा था आपकी बार 200 पार, हाथ क्या होगा पूरे प्रदेश में देखा, देश में देखा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, घबराहट है, इसलिए इस तरह के इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस जरूर डरी हुई तो है, क्यों डरी हुई है कि कोई गद्दार ना आ जाए, क्योंकि गद्दारों ने देश की आजादी में भी नुकसान पहुंचाया ना, हमें माफिया मांग करके अंग्रेजों का साथ दिया है। हमें वफादार लोगों की जरूरत है। चलिए ठीक है, आप डरे हुए हैं, लेकिन उस डर का मुकाबला करने के लिए अभी आप चेतावनी भी दे रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि जिसे जाना है वो अभी चला जाए। क्या अब भी सनवर साहब बीजेपी तैयार है जो कांग्रेस छोड़कर आपकी पार्टी में शामिल होना चाहेगा, क्योंकि आपने हमेशा ही स्वागत किया है? देखिए नाजरीन जी, जहां तक पहले प्रश्न की बात है, तो कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है, वो किस प्रकार से टिकट देने वाले, किस प्रकार से नहीं देने वाले, ये पूरी तरह से उनका आंतरिक मामला है, इसमें हमको कुछ ज्यादा लेना देना होता नहीं। लेकिन जहां तक दूसरा सवाल आपने किया है, वो कहा है कि क्या हम अभी भी तैयार हैं। देखिए, हमने कभी भी ये नहीं कहा नाजरीन जी कि कांग्रेस में, समाजवादी में, बहुजन समाजवादी में या वामपंथ में कोई ऐसा राष्ट्रवादी नेता नहीं है। वहां भी ऐसे राष्ट्रवादी नेता हैं जो राष्ट्र को सर्वोच्चता पर रखते हैं। वहां भी कई ऐसे राष्ट्रवादी नेता हैं जो समाज क्षेत्र में जाकर काम करना चाहते हैं। ऐसे अगर कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं, तो सदैव से भारतीय जनता पार्टी ने उसका स्वागत किया है। अब रही बात, कांग्रेस चूंकि एक राजनीतिक दल है और जैसा हमारे विद्वान मित्र कहते आए हैं कि वो सबसे पुराना राजनीतिक दल है, तो जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं तो प्रश्न उत्तर भी होते हैं, और प्रश्न उत्तर होते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इस बार हम बहुत दूध के जले हैं, हम लोग छाछ भी फूक फूक कर पिएंगे। देखिए साहब, ये आप इतनी अच्छी बातें करते हैं सुदेश जी, लेकिन आपके संगठन की कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं है। आप बताइए कि 28 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, उनका दम और उनका घमंड कितना है कि उन्होंने लगातार अपमानित करने का काम किया। फिर राहुल कोठारी जी ने छोड़ी, फिर सचिन बिरला जी ने छोड़ी, और आज वर्तमान में ये जो चलते हुए चुनाव है, इसमें
कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व कपिल सिब्बल साहब, वो कांग्रेस छोड़ता है। हार्दिक पटेल साहब पिछले 15 दिन से न्यूज चैनलों पर चल रहा है क्यों कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अरे कहां से इतना घमंड लाते हो भाई, कहां से इतना दम्भ लाते हो? कैसे आप अपने लोगों को मान नहीं करते हो? क्यों उनका अपमान करते हो? ये आपको आत्म मंथन करना पड़ेगा स्वदेश जी, आपकी पार्टी को मंथन करना पड़ेगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय भूमिका में होती है, समाज क्षेत्र में काम करती है, इसलिए वो चुनाव के लिए सदैव तैयार रहती है। बोलिए सर। देखिए, अभी ये बात कर रहे थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कांग्रेस ने सांसद का टिकट दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नेता बनाने में जो अहम भूमिका हाईकमान ने कांग्रेस के निभाई, 2 बार केंद्र में मंत्री रहे, ब्लॉक से लेकर के जिला अध्यक्ष तक तकरीबन 50 पदाधिकारी उनकी सिफारिश से बनाए गए। उन्होंने जिस अधिकारी को चाहा, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उस अधिकारी को उनके क्षेत्र में पोस्ट किया और उन्होंने टिकट मांगे तो 50 विधानसभा का टिकट दिए। 50, जी हाँ, मैं रिकॉर्ड कर लीजिए, 50। अगर उनके कहने पे ये 50 टिकट न दिए होते तो इनके साथ क्या 28 लोग गए होते? नहीं गए होते, बिल्कुल नहीं गए होते। और रहा सवाल इस बात का, क्या सिंधिया जी की वजह से कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग में जीती थी? हरगिज नहीं जीती। जब बाई इलेक्शन हुए 28, उन बाई इलेक्शन 28 में 9 विधानसभाएं ऐसी हैं ग्वालियर चंबल संभाग की जिसमें कांग्रेस जीती, जिसमें एक विधानसभा तो वह भी है जिसमें चलिए ठीक है, डर भी है, लेकिन आप बार-बार लक्ष्मी जी ये बात अधूरी रह गई, इसको ले लीजिए। एक सीट वही भी है ग्वालियर पूर्व 16 नंबर, जिसमें सिंधिया जी ने स्वयं भारतीय जनता पार्टी को सपरिवार वोट डाला। वो सीट भी कांग्रेस ने जीती, सतीश सिकरवार वहां से एमएलए है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह की आप बात कर रहे हैं सम्मान की, तो सम्मान, इससे ज्यादा सम्मान मैं समझता हूं नहीं होता। आप क्या उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं क्या? अगर बना रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं तो यहां घोषणा कर दीजिए। चलिए, पद की बात बहुत ज्यादा बड़ी अनिल जी, और कार्यकर्ता हर कोई जो मेहनत करता है वो चाहता है कि उसे वक्त रहते उसकी मेहनत का प्रतिसाद मिल जाए। और ऐसे में जब कांग्रेस ये बार बार दोहरा रही है कि डर तो है, लेकिन ये जो चेतावनी दी जा रही है, जिस तरीके से, जिस मंच से दी जा रही है, क्या आपको लगता है कि वो ठीक है, या फिर अंदरूनी बैठकों में ये बात होनी चाहिए ताकि ऐसा मैसेज ना जाए कि कांग्रेस जो है वो घबराई हुई है? देखिए नाजनीन जी, आज का जमाना सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात के लिए वो नहीं करता कि हम जिताऊ आदमी को लेकर आए या किसी भी तरीके से। क्या होता है, एक नीति बनानी पड़ती है कि आज भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसा भी आदमी हो उन्हें जिताऊ आदमी चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा अधिकृत नहीं है किसी भी बयान के, उनके कई बयान जो हैं वो पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हुए हैं। कई बार वो सेल्फ गोल कर लेते हैं और उनके सेल्फ गोल से होता यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल ब्रिगेड है वो पार्टी को, कांग्रेस को निशाने पे ले लेती है और लंबे समय तक कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जिस नीति पे चलती है, कांग्रेस को मैं समझता हूं उसी नीति पे चलना चाहिए कि आदमी जीतने वाला होना चाहिए, वो चाहे कैसा भी हो। अब भारतीय जनता पार्टी आज अपने आप को देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, और वास्तविकता भी यह है कि फिलहाल की स्थिति में पार्टी काफी बड़ी है। अब पार्टी की स्थिति यह है कि पार्टी ने जिन जिन लोगों को देशद्रोहियों का खिताब दिया था, चस्पा उनको किया था कि ये देशद्रोही हैं, वो जब पार्टी में जाते हैं तो इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि धुल के बिल्कुल वो देश प्रेमी हो जाते हैं। हार्दिक में देखिए, हार्दिक पटेल का वो है, हार्दिक पटेल को 2 बार इन्होंने देशद्रोह के आरोप में किया और उसको पार्टी में ले लिया। अब वो देश प्रेमी हो गए, देशभक्त हो गए पूरी तरीके से। तो ये स्थिति कांग्रेस को भी अपनानी चाहिए और कांग्रेस का दायरा यह होना चाहिए कि आदमी जीतने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि हमारे पास। उससे भी बड़ा प्रश्न स्वदेश जी कांग्रेस के सामने ये है कि एक वो भी वक्त था जब सिर्फ अगर कोई कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से खड़ा हो रहा है तो उसकी जीत सुनिश्चित होती थी। आखिर कांग्रेस ऐसे इतना क्यों पिछड़ गई है कि अब कांग्रेस की बात ही सामने आती है तो ना ही कार्यकर्ता टिकने को तैयार है, ना आप जनता का मन जीत पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्यों पहुंच गई, क्या इस पर भी एनालिसिस कर रहे हैं आप? देखिए, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। हमने ये भी देखा है कि इंदिरा जी विश्व की सबसे बड़ी नेता हुआ करती थी, विश्व में उनका डंका पुछता था, लेकिन इंदिरा जी 77 में कितनी बुरी तरह हारी ये सबने देखा। उसके बाद जब जो चुनाव आया दूसरा, उसमें कांग्रेस बम्पर जीती। तो कुल मिलाकर के ये
हार जीत होती रहती है, सरकारें आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, लेकिन आज जो देश में हो रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को एक सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का जो प्रयास किया जा रहा है ये बड़ा दुखद है, ये बड़ा तकलीफदेह है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी इस चीज को समझ रही है। 2024 में, 2023 में मध्य प्रदेश में आपको दिखाई दे जाएगा कि कांग्रेस के साथ कांग्रेस का वो जाबाज सिपाही जिसके घर के लोगों ने, जिसके बुजुर्गों ने देश की आजादी में अपने प्राण तक न्यौछावर किए, उन्हें पता है जब देश की आजादी के लिए। लेकिन स्वदेश जी, अभी आने वाले समय में जो चुनाव है, नगरीय निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस जगह से सज्जन जी बात कह रहे हैं, विक्रांत भूरिया कह रहे हैं, आखिर किस हक से उन्होंने इस तरीके की बात कही? इस तरीके का स्टेटमेंट उनकी तरफ से आना क्या ठीक है? क्या पार्टी कार्यकर्ताओं में सही मैसेज जाएगा? क्योंकि जैसा कि अभी अनिल जी ने भी कहा कि सज्जन साहब पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, कभी वो जिन्ना को याद करते हैं, कभी वो नेहरू और जिन्ना के डिसीजन को ठीक बताते हैं, तो इससे भी बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है। अब ऐसे में ये बात करना आपके पार्टी कार्यकर्ताओं को समझ में आएगी ये बात? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता अच्छे से समझता है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं। प्रदेश के सबसे बड़े बड़े जितने टॉप लीडर हैं सारे, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, अरुण यादव जी हों, राहुल भैया हों, सुरेश पचौरी हों, विवेक तनखा जी भी हों, सारे बड़े नेता एक झंडे के नीचे, माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी हों, सब एक झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। और इस काम का नतीजा आपको 2018 में जो परिणाम मिले थे उससे बेहतर परिणाम 2023 में आने वाले हैं। नगरीय निकाय चुनाव में जो हमें नगर निगम में जो निराशा मिली थी, हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे। और भारतीय जनता पार्टी का ये चौंकानापन उनको महसूस होने लगा है, उनकी समझ में आने लगा है। तभी इनकी नगरीय निकाय कह रहे हैं कि इसीलिए जेपी नड्डा आए थे और पिछली बार 2018 में अमित शाह को आना पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस की जो तैयारी है वो गुपचुप तरीके से है लेकिन बहुत तगड़ी है। सनवर साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हार्दिक का जब नाम लिया अनिल जी ने, तब आप थोड़े से टेंस लग रहे थे, तो जवाब देंगे क्या इस पर कि वाकई कोई वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी के पास? मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं नाजरीन जी। लेकिन नाजरीन जी, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के परिवार का मुखिया होता है, और मुखिया होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सदैव समय समय पर अपने प्रदेशों में जाता है, वहां की जो बॉडीज होती है उनके कामों की समीक्षा करता है और नए टारगेट्स तय करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार भाव है। और ये भी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि शीर्ष नेतृत्व भी सबसे पहले कार्यकर्ता है। या ऐसा नहीं है कि जो नेतृत्व है वो तो डिसाइडेड नेतृत्व है और वो जहां जाता है तो पता लग रहा है और वोट कट जाता है, या ऐसा नहीं है। यहाँ तो एक परिवार के नाते यहाँ तो सिर्फ ऐसी बात दिग्विजय सिंह कहते हैं और कोई नहीं कहता। दूसरा आपने कहा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलते रहिए। दूसरा आपने कहा कि किस प्रकार से सम्माननीय अनिल श्रीवास्तव जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो है वो राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र प्रेमी बन जाते। देखिए कि कभी भी किसी को राष्ट्रद्रोह का केस लगता है तो सरकार नहीं, वहां की लोकल बॉडी जो होती है, प्रशासन जो होता है, कानून जो होता है, वो कानून लगाता है। और अगर कानून के दायरे में अगर कोई आता है, कानून के दायरे में अगर कोई आता है, सरकार किसी की हो तो वो लगाता है। लेकिन अगर उस पर उसकी पुष्टि नहीं हो, तो अगर उसकी पुष्टि नहीं हो तो कोर्ट हमारे यहाँ मौजूद है। कानून कोर्ट के दर्शन सुन रहे हैं भाई आपको। ये कोई गल्प नहीं है स्वदेश जी, ये गलत नहीं है कि दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको। अगर पुलिस ने कोई केस लगाया है, उसकी जांच होती है, चालान पेश होता है 90 दिनों में, चालान के बाद कोर्ट में उसकी सुनवाई होती, तथ्यों के आधार पर। मतलब हार्दिक पटेल अब देश प्रेमी हो गए, आपका कहना ये है? में सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, तो आप बोल दीजिए हार्दिक पटेल अब देश प्रेमी हो गए, देशभक्त हो गए, राष्ट्रभक्त हो गए। चलिए समझ लेती हूँ अनिल जी, क्योंकि शुरुआत में सनवर साहब ने कहा कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो मौके पर जाता है, अलग अलग जगह पर जाता है, टारगेट सेट करता है। तो ये हार्दिक स्वागत जो हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि गुजरात इसकी एक बड़ी वजह? देखिए, कुल मिला के ये है कि आदमी आज की स्थिति में एक जनता का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो सत्ता के साथ बना रहना चाहता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अगर आज सत्ता में आ जाएगी तो इनके ही कई लोग टूट के वो आ जाएंगे, कांग्रेस में खड़े हो जाएंगे। तो आजकल एक बहुत बड़ा तबका जो है केवल इस पक्ष में रहता है कि जिधर सूर्य के साथ हम रहेंगे, जहां सूर्योदय होगा हम सूर्य के साथ खड़े होंगे, वही स्थिति है। रही बात अभी भाई हमारे सनम्बर भाई ने कही, अच्छी बात कही, अच्छी चीज है उनकी, लेकिन
अगर जिला प्रशासन ही आदमी को देशद्रोही करार देता है तो फिर उसका निर्णय हो जान दिया जाता, हार्दिक पटेल को उसके बाद लिया जाता। आपने पहले क्यों ले लिया? अभी जब पेंडिंग में है वो मामला तो आपने उसको अभी क्यों ले लिया? एक नहीं कई उदाहरण हैं भारतीय जनता पार्टी के कि जब तक वो कांग्रेस में रही या गैर विपक्षी गैर भाजपाई दलों में रहा तब तक उसके ऊपर टारगेट करते रहे। आप जैसे कर्नाटक ले लीजिए, येदियुरप्पा पे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप है, उसके बाद भी आपने पार्टी में ले लिया, शांत हो गए। तो ये एक चीज होती है कि जब तक आदमी दूसरे पार्टी में है तब तक उसके ऊपर लाख प्रकार के आरोप है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो फिर उसके बाद किसी प्रकार के आरोप नहीं होते। वो पूरी तरीके से निष्ठावान, देश प्रेमी, देशभक्त सारी चीजें उसमें जाती है। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो आज के समय हमको समझना पड़ेगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सज्जन वर्मा का कोई भी अधिकृत बयान नहीं है। यही चीज के मिश्रा अगर बोलते तो वो माना जाता क्योंकि वो अधिकृत होता। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कमलनाथ जी ने यह कहा था कि हमें जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, अगर जिताऊ उम्मीदवार दूसरी पार्टी से हमारे पास आता है तो क्या हम उसको टिकट नहीं देंगे? यहां सज्जन सिंह वर्मा की बात कट जाती है। इसलिए कांग्रेस को फिर से यह तय करना पड़ेगा कि हम एक शब्द बोले, एक नीति बनाएं जिसके आधार पर हम चुनाव में फेस करें। स्वदेश जी, नीति को लेकर और आपसी समन्वय और संवाद को लेकर भी कांग्रेस में कई बार सवाल खड़े होते हैं। जैसा अनिल जी ने कहा, इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, बिल्कुल माननीय कमलनाथ जी ने जो बातें कही हैं, निश्चित रूप से कमलनाथ जी ऐसे स्ट्रेटजी बनाने वाले नेता हैं कि 2018 का वाकया मैं आपको बताऊं। जब माननीय कमलनाथ जी आए, पीसीसी के चीफ बने, तब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने एक सीनियर आईएएस जो उनके स्टाफ में उनके सलाहकार भी थे, उनसे कहा कि अब कमलनाथ जी आ गए, अब तो मुश्किल है दोबारा वापस आना। और हश्र वही हुआ, क्योंकि कमलनाथ जी जिस तरह से काम करते हैं, कमलनाथ जी टेलीविजन वाले नेता नहीं है, इवेंट वाले नेता नहीं है, विजन वाले नेता है। 2018 और 2019 में क्या हुआ ये तो सबने देखा, लेकिन अब 2023 के लिए और अभी पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि टिकट पर जो टिक हो रही है और साथ ही जो चिक होगी उसके लिए आपकी पार्टी तैयार है? देखिए, टिकट की बात जहां तक है तो टिकट में हमारे हर जिले में प्रभारी है, हर जगह जिले में कमेटी बना दी गई है, लोकल बॉडीज जो तय करेंगी, निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी की उन पर मोहर लगेगी। रहा सवाल जिस तरह के बयान दूसरे नेताओं ने दिए, तो ये जो गद्दारी हुई कांग्रेस के साथ, ये जो गद्दारी हुई प्रदेश के साथ, प्रदेश की जनता भुगत रही है, आज परेशान है। ये जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, एक काम बता दीजिए, कोरोना के दौरान 2.5 लाख लोगों के प्राण चले गए, एक व्यक्ति को अगर आपने लाभ पहुंचा दिया हो तो बता बहुत सारे मुद्दे रहने वाले हैं संवर साहब कांग्रेस के पास, महंगाई, बेरोजगारी, अलग अलग घोषणा पत्र और साथ ही जिस तरीके से आप हार्दिक पटेल और दूसरे नेताओं को पार्टी में शामिल कर लेते हैं, ये मुद्दा भी कांग्रेस बनाएगी और जनता के बीच लेकर जाएगी। तो इस सब से निपटने के लिए तैयार है आपकी पार्टी? देखिए नाजरीन जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी लाइन पर काम करती है, हमेशा अपनी लाइन को आगे बढ़ाने का काम करती है। अब जिस प्रकार से हमारे विद्वान मित्र कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के बारे में शिवराज जी ने ऐसा बोल दिया था, कहां कह दिया था? अलग से इनके कान में बोल दिया था क्या? इस प्रकार कोई भी आईएएस उजागर नहीं करता। और आप ये बात कर रहे हो तो माननीय कमलनाथ जी के संपर्क में कितने लोग हैं, ये उजागर नहीं की जाती। ये विषय नहीं है, विषय पर बात कर लेते हैं। वक्त भी जा रहा है। 15 बार भी भोपाल छोड़कर बाहर गए नहीं, वो जनता की समस्या कैसे पहचानेंगे? माननीय कमलनाथ जी जब आए पुजारियों का मामले बढ़ा, किसानों का कर्ज माफी हुई, 28,000 से 51,000 हुई, 100 रुपए में 100 रुपए देने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया। कमलनाथ जी ने जो किया है वो सामने दिख रहा है। आप एक काम बता दीजिए कि आपने एक काम अच्छा कर दिया हो। आपने कोरोना के दौरान जब कोरोना की आमद हुई तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे थे ये कोरोना नहीं डरोना है, कमलनाथ जी लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। तो आपके सबके आपके मुख्यमंत्री के, और इसमें 2.5 लाख लोगों की मौत हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, बेड न होने के अभाव में 2.5 लाख लोगों ने प्राण त्यागे। ये तो उनके घर में जाके पूछो, उनके बच्चे अनाथ हुए, उनके जमीन बिक गई, जायदाद बिक गई, गहने बिक गए, फिर भी 2 लाख लोग नहीं बच पाए। लेकिन ये आपको जब कुर्सी चाहिए, आप कुर्सी के लिए काम करते हो, हम जनता के लिए काम करते हैं, हम देश और प्रदेश के लिए काम करते हैं। हम में यही एक अंतर है। मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने 4 उपचुनाव में आपके उस कृत्रिम मुद्दे को पहचान लिया और उन्होंने
उन्होंने जाना। अरे आपकी दमोह की सीट 40 साल से आपकी थी, वो कांग्रेस की झोली में आई। रेगांव की 35 साल की सीट आपकी थी, कांग्रेस की झोली में आई। माननीय कमलनाथ जी की स्ट्रेटजी और उनके नेतृत्व को मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार करती है और 2023 में आपको ये आईना देखने को मिल जाएगा। आपकी हकीकत क्या है? आईना झूठ कभी नहीं बोलता। अभी आप खुश भले हो लोग, ये ख्याल खुश रहने के लिए काफी है, लेकिन हकीकत 2023 में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, बिल्कुल इंतजार तो करना होगा, लेकिन चुनावों से पहले जिस तरीके से अभी कार्यकर्ताओं के बीच भी काफी उठापटक होगी, हर कोई जोर आजमाइश करेगा और इस बीच में इस तरह की चेतावनी का आना, और साथ ही साथ जैसा कि बीजेपी कह रही है कि वो अपनी एक लाइन पर काम करती है, कांग्रेस के पास नीति नहीं है, लेकिन जनता के पास बहुत सारे मुद्दे अनिल जी, और जनता मुद्दों को देखेगी और ये भी समझेगी कि उन सारी परेशानियों से उन्हें बाहर कौन निकाल पाएगा। क्या आपको भी लगता है कि पंचायत और निकाय के जो ये चुनाव होंगे, ये आने वाले चुनावों के लिए एक लिटमस टेस्ट का काम करेंगे? निश्चित ही ये चुनाव आने वाले समय के लिए लिटमस टेस्ट साबित होंगे। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिकली सबसे बड़ा राजनीतिक अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी प्रत्याशी होता है वो एक दूल्हे की भूमिका में रहता है, पूरा संगठन उसके पीछे खड़ा होता है बाराती के उसमें, और उनके भी पीछे खड़ा होता है संघ कि अगर इनसे कहीं कोई चूक हो रही हो तो संघ संभाल ले। जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में जब आदमी को टिकट मिलता है तब वो अपनी टीम बनाता है, और यही बहुत बड़ा बेसिकल अंतर है। कांग्रेस को चाहिए कि अब वो ट्वीट की राजनीति बंद करके सड़कों पे उतरे। बहुत बड़ा विपक्ष है विधानसभा में, छोटा विपक्ष नहीं है। अगर आज मूल मुद्दों को लेकर और बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति और दुनिया भर की चीजें जिस तरीके से हो रही हैं और बिल्कुल देश के लिए अति आवश्यक है, उसको लेकर आप सड़कों पर उतरे, निश्चित ही आपको जनता सहयोग करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन टिकट पर हो रही टिक टिक और उसके साथ दी जा रही नसीहत के आने वाले वक्त में कांग्रेस के मुश्किलों को बढ़ा देगी या फिर कांग्रेस मुश्किलों से पार पाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।